अच्छा जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन उन लोगों के लिए जो कि रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे आने वाले इस बैच में, जो कि AWS का 7th बैच है हमारा। और उसके अंदर अभी तक 6 to 7 रजिस्ट्रेशन तो आ चुकी हैं। जैसे ही हमारी 12 रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का सेशन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपको कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा इस सेशन में। हमारे पास ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया गया है बिगिनर लोगों के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं कुछ पता, मैं इसमें आ सकता हूँ या मैं सीख सकता हूँ। नहीं, तो ये आप हर एक के लिए, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे आपने कोई बिजनेस या इकोनॉमिक्स में आपकी डिग्री है ये, लेकिन ये हमारा मेन जो मकसद है तो ये है कि सारों को समझ आए और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जाके हम समझाएं। ठीक है जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर तो किसी को AWS का आइडिया नहीं है तो AWS एक क्लाउड है और उस क्लाउड के ऊपर अकाउंट बनाया जाता है। और मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो आपके सामने कुछ जो ब्राउजर के ऊपर स्क्रीन दिख रही है, ये है AWS सर्विसेज का कंसोल पोर्टल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कोई 200 प्लस सर्विसेज हैं, जिसके अंदर से हम 35 प्लस सर्विसेज को डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। और अब आज जो हमने 3 सर्विसेज देखनी है, वो सबसे पहले तो S3 है। ठीक है, S3 क्या करती है, इसको हम एक टैब में, एक लोग आ रहे हैं अभी, साथ साथ मैं एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली सर्विस है हमारी S3। एक और हम खोल लेते हैं टैब जिसके अंदर हम लिख लेते हैं हमारी सेकंड सर्विस जो कि EC2। ठीक है, ठीक है। मैं और तीसरी सर्विस हमारी क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, ये सिर्फ 3 सर्विसेज हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं आउट ऑफ दोज 200 प्लस सर्विसेज कि भाई इन सर्विसेज से कुछ लोगों को आइडिया पता लग जाएगा कि क्लाउड आखिर है क्या, सर्विसेज देता है। और हमें उन सर्विसेज को, हर एक के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज अवेलेबल है क्लाउड पे। ठीक है, सबसे पहले आ गए आप S3 में। S3 में इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है। और इसके अंदर बकेट्स बनाई जाती हैं, जिस तरह के आपके कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, लिनक्स में डायरेक्टरीज होती हैं, इसी तरह इसमें बकेट्स होती हैं। उन बकेट्स में से एक बकेट जैसे ये बनाई हुई है, इस बकेट को मैंने पब्लिक एक्सेस दी है। इस बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली बकेट है। अब आप इसके अंदर बहुत से काम कर सकते हैं। S3 सेकंड मोस्ट आप कह लें सर्विस ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है AWS। और इसका सबसे बड़ा जो सा क्लाइंट है वो यही जिनसे हैं, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो कि AWS के ऊपर चीजें होस्ट कर रहे हैं। और फेसबुक हालांकि उनका अपना डाटा सेंटर, लेकिन वो भी EC2 की सर्विस है जो कि, पानी पिला दो। हेलो, किसी के माइक से आवाज आ रही थी, तो काइंडली माइक ऑफ रखें अभी। अच्छा, एंड में हम सवाल क्वेश्चन आंसर रेज करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए कि यार अपने बारे में से आप बताएं, कुछ आप कोर्स के बारे में बताएं, कुछ भी आप अपने रखें सवाल, लिखते रहें साथ साथ। अच्छा जी, अभी हमने पहली सर्विस खोली है जो कि हम आज देखने वाले हैं। अब हर सर्विस को हम इस सिर्फ S3 पे ही हमारे 2 से 3 लेक्चर्स हैं। जब आप इस कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको 6 घंटे के समझ लें इस पे ही सिर्फ कंटेंट मिलेगा। हर रोजाना 2 घंटे की क्लास होगी, सैटरडे संडे होगी क्लास वीकेंड में। और जैसे कि अब S3 पे हम आ गए हैं, तो S3 का मैं बता रहा था कि सबसे बड़े क्लाइंट्स जो उनसे हैं वो नेटफ्लिक्स है, फेसबुक और इस तरह के बड़े बड़े जो उनसे फिशेज हैं, उन्होंने भी इसको कंसिडर किया हुआ है। क्योंकि इसका S3 का एक्रोनिम क्या है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसका मतलब ये है कि ये बहुत एक तरह से आपको ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज और ब्लॉक लेवल स्टोरेज को भी हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें
ये कैसी स्टोरेज है जिसके अंदर आप कोई विंडोज वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर आप चीजें स्टोर कर सकते हैं अपनी, जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव है, उस तरह की चीज समझ लें ये। लेकिन इसके बहुत एडवांस इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आप देखें, प्रॉपर्टीज का इतना बड़ा सेक्शन है, हर चीज का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। परमिशंस है, इस तरह ये हम पूरा कोर्स के अंदर हर एक चीज को देखेंगे यार, ये क्या चीजें हैं, मैट्रिक्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, एक्सेस पॉइंट्स के हैं। तो रेप्लिकेशन रूल्स, लाइफ साइकिल रूल्स, अच्छा ये आपको हम अभी डिटेल में अगर गया तो ये तो फिर इसी पे पूरा लेक्चर निकल जाएगा। तो हम इस पे मैंने ये सोचा है कि हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट भी हमने नहीं बनानी, हमने एक स्टैटिक वेबसाइट कहीं से डाउनलोड करके उसको हम S3 पे चलाना चाहते हैं और अपनी डोमेन पे चलाना चाहते हैं। फर्ज कीजिए मैंने एक वेबसाइट बनवाई है किसी से, और उसने HTML का कोड लिखा है, उसके अंदर CSS का कोड लिखा है, और कुछ इमेजेस वगैरह उसने डाली हैं। तो उसको कोड, उस वेबसाइट को मैं होस्ट करूंगा कहीं ना कहीं, तो इसके अंदर स्टैटिक होस्टिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक छोटा सा इसका फीचर, एक छोटी सी लैब आप समझ लें कि एक फीचर ये भी है कि आप स्टैटिक होस्टिंग भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर और क्या यूज केसेस हैं, फर्ज कीजिए आपने डेटाबेस का कोई बैकअप है, ठीक है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आप इधर आपके टेराफॉर्म के अंदर TF स्टेट फाइल बनती हैं, आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं इधर से। और इस तरह के बेशुमार आपने, आपकी एप्लीकेशन है जो कि कोई एसेट्स हैं, जो कि स्टैटिक कंटेंट है, जो कि कहीं होस्ट होना चाहिए, या फिर कोई जेसन रिस्पॉन्स है जहाँ स्टोर होने चाहिए, या फिर आप इसको, सबसे बड़ी बात आजकल बिग डाटा, जो अभी एक लड़की गई है गूगल, शफीका, तो उसका भी एक्सपर्टीज थी, इस डोमेन में थी बिग डाटा के अंदर। तो बिग डाटा के अंदर एक होता है डाटा लेक, तो आप S3 को एज अ डाटा लेक भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर एक और सर्विस है इसके अंदर, जैसे आपको बताया 200+ सर्विसेज है, उसकी एक सर्विस है बिग डाटा की EMR, जिसके अंदर आप क्लस्टर लॉन्च कर सकते हैं पूरा अपना हडूप का, और हाइव की क्वेरीज चला सकते हैं। तो बेशुमार इसके अंदर यूज केसेस आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम बिगिनर हैं, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं AWS का आर्किटेक्चर किस तरह है। अच्छा भाई, AWS एक ऐसा क्लाउड है जिसके अंदर कुछ, हर एक के लिए कुछ कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं, और उसमें से एक यूज केस हम आज करना चाह रहे हैं, जो कि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट है, ठीक है। इधर तक तो हर एक को बात समझ आ गई, सेम पेज पे होना चाहिए, सेम पेज पे भी होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब फर्ज कीजिए एक इस तरह की वेबसाइट है जो कि मुझे मिली फ्री, ठीक है। इस तरह की कई वेबसाइट आपको फ्री मिल जाएंगी, और आप इसको डाउनलोड कर लिया फर्ज कीजिए, और इसको डाउनलोड करने के बाद ना मेरे पास कोई इस तरह का एक फोल्डर आ गया, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है। ये फोल्डर आ गया, मैंने वेबसाइट डाउनलोड की, उसको एक्सट्रैक्ट किया, और इसके अंदर ये चीजें पड़ी। हर वेबसाइट के अंदर ना एक index.html होती है, जिससे, जो उसकी मेन बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, जैसे आपको पता है HTML, उसके ऊपर फिर सजावट की जाती है CSS से, और फिर उसके अंदर आपने अगर कोई फंक्शनैलिटी डालनी है तो आप जावास्क्रिप्ट, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत आगे लेवल तक चाहिए तो उसके फ्रेमवर्क्स हैं डिफरेंट, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू। तो इस तरह से आप वेबसाइट, वेब ऐप बनानी है तो डायनामिकली उसके साथ डेटाबेस लगी होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर कोई ये नहीं है कि हर एक के लिए डिफरेंट पेज सर्व हो, ये नहीं है, सबको दुनिया में एक जैसा अगर हमने दिखानी है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक पेज है, ये स्टैटिक वेबसाइट है, सबके लिए सेम है दुनिया में। यानी कि फेसबुक पे तो क्या होता है ना, आप लॉग इन करते हैं तो जी आपको, आपके लिहाज से आपकी पिक्चर दिखती है, आपकी पोस्ट दिखती हैं, आपके सजेशंस दिखते हैं, तो वो एक डायनामिक वेबसाइट। तो इसके बरअक्स एक और वेबसाइट होती है, एक टाइप होती है जिसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, जिसके अंदर भी वही चीजें होती हैं लेकिन उसके अंदर कुछ एडवांस वेब ऐप बनाई होती है, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह हमने की होती है। तो खैर अभी हम उसमें इतने नहीं जा रहे, हमने एक वेबसाइट फर्ज कीजिए इंटरनेट से पसंद आ गई मुझे, और मैं इसको अब अपलोड करना चाहता हूँ S3 के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्वर ना लूँ, होस्ट गेटर वगैरह से मैं वेब होस्टिंग वगैरह ना लूँ, मैं सिंपली S3 के अंदर से ही सर्व करा दूँ ये चीज़ें। तो ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं, हम जाते हैं इस बकेट के अंदर, ठीक है। ये मैंने बकेट बना के रखी हुई है, बकेट बनाना बहुत आसान है। जब आपने वेबसाइट की कोई होस्ट करनी है तो आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए, ठीक है।
अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि यार अगर तो मैं इधर जाता हूँ तो इधर एक और सर्विस है राउट 53। ठीक है, राउट 53 को भी एक न्यू टैब में खोल लेते हैं। अच्छा, राउट 53 एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप डोमेन्स भी परचेज भी कर सकते हैं, और डोमेन्स को राउटिंग वगैरह डीएनएस लेवल की जितनी भी आपको चीजें चाहिए वो इस सर्विस के अंदर हैंडल होती हैं। ठीक है, आपको कोई डोमेन खरीदनी है आप इधर से खरीद सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब हमने एक डोमेन खरीदी हुई है इधर जिसका नाम है सैयदउस्मानअहमद.com। ठीक है, ये है एपेक्स डोमेन का, यानी कि रूट लेवल डोमेन क्या है आपकी, ये सैयदउस्मानअहमद.com, और इसके पीछे अगर कोई डॉट लगाओ तो वो उसकी सब डोमेन होती है, सब डोमेन, और आगे मेन जो डोमेन है। ठीक है, अब अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है सब डोमेन, तो आपको इसको हम होस्टेड जोन कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है बड़ा सा, ये होस्टेड जोन है, और उसके अंडर हम बनाते हैं रिकॉर्ड्स। तो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको सिंपली इसका कुछ विजार्ड मिल जाता है, आप रिकॉर्ड बनाएं कि आपको किस तरीके का रिकॉर्ड चाहिए। इसके रिकॉर्ड की टाइप्स होती हैं, ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर भी पढ़ेंगे, तो अभी इस पे भी हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये बस जहन में रखें कि क्राउड 53 एक सर्विस है जिसको डीएनएस लेवल पे जो भी अपने काम करवाना है उससे करवाते हैं। और डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सर्वर, और उसके अंदर आप बस ये करते हैं कि आपका एक हर आईपी के अगेंस्ट एक आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है, एक टॉप लेवल डोमेन वगैरह के अंदर। इसके सर्वर्स होते हैं डिफरेंट। अच्छा, काफी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ साथ। अच्छा जी, तो अभी हम चलते हैं और हम S3 के अंदर देख लेते हैं कि यार हमने कि डोमेन के नाम से एक बकेट बनाई हुई है, और उस बकेट को हमने पब्लिक पहले मैंने बना के रखी हुई है, और इसको इसके अंदर मैं कुछ अपलोड करना चाहता हूँ। अपलोड करने के लिए क्या है, आपको सिंपली इसे ड्रैग और ड्रॉप कर देना है, तो ये आपकी चीजें अपलोड हो जाएंगी एक बकेट के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, जो कि AWS S3 के अंदर हम रखवाना चाह रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, हमने इन सारी चीजों को पब्लिक कर दिया है ताकि एक तरह से होस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, जितनी देर में अपलोड होती हैं, चूंकि फाइल साइज बाइट्स में है, तो हर एक चीज को इनिशिएट होगा प्रोसेस और वो अपलोड हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ये अपलोड हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट काम क्या करना है। अभी हम पहली सर्विस को डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं बताता चलूं कि हम आज 3 सर्विसेज को देखने जा रहे हैं, एक S3, एक EC2 और क्लाउड फॉर्मेशन। और सिर्फ ये इसलिए देख रहे हैं कि यार इस कोर्स के अंदर किस तरीके से इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है और क्या डिफरेंट है ये यूडीमी वगैरह से। एक तो फर्स्ट डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में, और साइंस कहती है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में जो भी आप सीखते हैं वो आपका ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, आप ज़्यादा उसमें गेन करते हैं, और ज़्यादा आप इंडल्ज होते हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं टूटता। ठीक है, सबसे पहला तो बेनिफिट ये है। और सेकंड मोस्ट बेनिफिट मैं ये कहता हूँ कि एक तो उसके अंदर आपके पास लाइव क्वेश्चन करने की सहूलत मौजूद नहीं है, आपको क्वेश्चन करके छोड़ देना है, फिर देखते हैं वो आके चेक करेंगे डिस्कॉर्ड में, हाँ जी आपको ये मसला आ रहा है तो मैं कोशिश कर ले। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा देर है, 1 to 1 नहीं है। इसके अंदर ये फायदा है कि आप उसी वक्त इंस्ट्रक्टर से पूछ लेंगे, जहां भी आप स्टक हो रहे हैं उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप उसको पैच कर लेंगे अपने माइंड में। जब आप सेव कर रहे हैं, यानी कि अपने जब आप कोई कॉन्सेप्ट गेन कर रहे होते हैं, तो कोई भी हर्डल आ जाए तो वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को बड़ा मुतासर करती है, तो उसी वक्त फिक्स करें अपने चीज़ों को, सॉल्व और सॉर्ट आउट करवाएं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, एक तो 1-on-1 ट्रेनिंग के अंदर। एक आपके पास इंस्ट्रक्टर फुल टाइम मुहैया है आपको गाइड करने के लिए। और इसके अंदर सबसे सेकंड जो हम कहते हैं वो ये है कि लाइफ टाइम सपोर्ट है। लाइफ टाइम इन अ सेंस कि आपको, एक तो हमारा कम्युनिटी का ग्रुप है जिसके अंदर 250+ हैं लोग, और वो आपस में एक दूसरों की भाइयों की तरह मदद भी करते हैं कि किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही या किसी को कुछ चीज़ स्टक है जॉब के अंदर, तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और इसके अलावा
हम ना कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस बैच के अंदर जो उनसे टॉपर हो उसको हम रेकमेंड भी करें किसी कंपनी के अंदर के ये हमारा, और हम अपनी तरफ से भी शील्ड और ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। ये चौथा साल है हमारा एल्बिस्ट्रैक का। तो हमारी बैच में अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉपर होता है हम असाइनमेंट्स भी देते हैं जस्ट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम इस तरीके का प्रोसेस करते हैं कि असाइनमेंट्स दें और आपके मार्क्स बताएं कि हाँ भाई ये स्टूडेंट सबसे ब्राइट है, और उसको हम रेकमेंड भी करें कि इस कंपनी में ये हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा इस बैच का। ठीक है, तो जितनी भी अपलोड हुई है हमने थोड़ा एल्बिस्टेक का इंट्रोडक्शन ले लिया, और जितने लोग अभी आए हैं उन सबको बताता चलूँ कि हम आज बस ओवरव्यू ले रहे हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले। ठीक है जी, जितनी देर में ये अपलोड हो रही है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, ये बस वो फाइल्स हैं इसकी। तो अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो सी दूसरी सर्विस है वो है EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह आपके पास सर्वर होता है, आपका अपना लैपटॉप है, आपकी अपनी मशीन है, उसको आप क्लाउड से भी एक मशीन ले सकते हैं। अब इससे आप सोच सकते हैं कि आपके पास अगर कोई फजूल सा कंप्यूटर है जिसकी 1 GB रैम है और इतना अच्छा नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आप अगर फर्ज करें उसमें कोई गेम खेलना चाहते हैं, GTA वाइस सिटी खेलना चाहते हैं, और आपकी स्पेक्स मीट नहीं करती, तो आप AWS से एक सर्वर बड़ा सा ले लें। 1 घंटे के लिए उन्हें कहें भाई मुझे एक सर्वर लॉन्च करना है, उसके अंदर आप वो स्पेक्स होंगी जो कि RDP कनेक्शन से आप गेम खेल रहे होंगे, और बहुत आपको लेटेंसी वाइज भी सपोर्ट मिल जाएगी, जो कि अमेजोन के इतने ज्यादा रीजन्स हैं कि जहां आपको लेटेंसी कम मिले आप वहां अपना सर्वर लॉन्च कर लें। और फर्ज कीजिए आप उधर से जितनी देर आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसे चार्ज हो जाएंगे उतने घंटे के। तो पे एज यू गो का सिस्टम होता है इसमें। ये इसका पेमेंट मॉडल इस तरह से है कि आप अगर तो 1 घंटा आप खेलते हैं, 1 घंटा आप कुछ काम करते हैं, तो आपको 1 घंटे के ही पैसे देने हैं। आपने ये नहीं कि आप पाबंद हो गए हैं 1 साल के लिए, आपका मूड चेंज हो गया, खत्म कर दें उसी वक्त सर्वर टर्मिनेट, आपको पैसे रुक जाए। तो ये बड़ा एक रिलैक्सेशन वाला माहौल है कि आपने जितना चाहा जितना बड़ा सर्वर चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्ज कीजिए ये इसका अच्छा इंटरफेस भी देखें, गौर कीजिए कितना इजी है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी क्लाउड मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से जो सा सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, 54% ऑफ द टोटल क्लाउड के अंदर जो भी काम हो रहा है वो AWS ने संभाला हुआ है। यानी कि AWS को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि AWS सबसे पहले आया था इस रेस के अंदर, और इसने बहुत अपने आप को इवॉल्व किया है, और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लाउड भी कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सर्विसेज से लेस भी कह सकते हैं, इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक सर्वर लेना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अमेज़न से हमें एक ना सर्वर दे दो, इसका नाम कह दो वर्डप्रेस कह देते हैं। ठीक है जी, अब वो पूछ रहे हैं यार आपको वर्डप्रेस का सर्वर जो सा चाहिए उसके अंदर विंडोज कौन सी इंस्टॉल होनी चाहिए। यानी कि एक विंडोज की सीडी लाते हैं आप, उसको हम इमेज कहते हैं। तो अमेज़न की जो सी इमेजेस होती हैं उनका नाम होता है AMI, अमेज़न मशीन इमेज। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी तरह की इमेजेस मौजूद हैं आपके लिए, आप जो सी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त हम लेना चाह रहे हैं अमेज़न लिनक्स, जो कि अमेज़न की अपनी लिनक्स है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है बिट कितनी होनी चाहिए, और हमने कहा 64। अच्छा, अब इसके अंदर क्लासेस हैं इंस्टेंस की, कि भाई आपको T2 माइक्रो लेना है, आपको कितने vCPU चाहिए। इसके अंदर इतने बड़े सर्वर्स भी मौजूद हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको। 244 जैसे रैम, 976 GB रैम, ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी उसी हिसाब से होगी। हम इसके अंदर अभी इस डेमो के लिए 1 GB रैम और 1 CPU वाला इंस्टेंस ले रहे हैं, जो कि फ्री टायर के अंदर फॉल करता है। फ्री टायर क्या होता है? AWS आपको जब आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट जिसको अगर नहीं बनाना था उसकी भी फ्री वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो उधर से भी आप हेल्प सीख करके बना सकते हैं अकाउंट। तो $1 आपसे काटता है अमेज़न, और जैसे आप अकाउंट बना लेते हैं
आपको 750 मिनट्स मिलते हैं जिसको आप यूज करते हुए एक सीख सकते हैं। अमेजोन कहता है यार आप जितनी दौरान सीख रहे हैं आपको कुछ चीज रिसोर्सेज में फ्री देता हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो उसमें से एक T2 माइक्रो जो इंस्टेंस है वो एक एग्जाम्पल है कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे देता है। ठीक है, इधर वो मुझसे पूछ रहे हैं यार की पेयर आपका है कोई जो आप देना चाहें, तो इधर आप कोई सा भी दे दें, क्योंकि मैंने इसके अंदर जाना नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए, ये एक जगह है यूजर डाटा। यूजर डाटा क्या करता है कि आपको किसी ने कुछ कहा कि यार एक सर्वर लॉन्च करो और उसके अंदर ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, और उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर डेटाबेस भी लॉन्च इंस्टॉल कर देना। ठीक है, और उसके अंदर ना कनेक्शन वगैरह सारे सेट हुए होने चाहिए। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके अंदर जी एक सहूलत मौजूद है, और वो उसे कहते हैं स्क्रिप्ट्स। यूजर डाटा आपको स्क्रिप्ट चलाने की सहूलत देता है, यानी कि ये सर्वर जैसे ही चलेगा, एक इनिशियल पहली बूट पे इसके अंदर कुछ कमांड्स हम कह देते हैं यार ये चीजें हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि चलानी चलानी है जब ये सर्वर प्रोविजन हो रहा हो। ठीक है, हमने वो कॉपी कर ली। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक तो Amazon Linux 2 EMI के अंदर एक इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस, और उसके अंदर वेब सर्वर है हमारा अपाची का, और उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज हैं, और उसके अंदर कुछ बैच स्क्रिप्ट है। ये सारा कुछ ना उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली करवाना चाह रहे हैं, हम इतनी डिटेल में इसमें नहीं जा रहे। ये लिनक्स की कमांडें एसईडी सर्च करो उसके अंदर रिप्लेस कर दो, ये हम इसके अंदर अभी नहीं जा रहे इतनी डिटेल में। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि EC2 आखिर है क्या, और इसको लॉन्च करके देखते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया आपके सामने चेंजेस वगैरह, मैंने सिर्फ एक लॉन्च इंस्टेंस किया है। डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट दे दिया कि भाई ये काम तुमने करना है शुरू में, और उसका नाम वर्डप्रेस लिखा हुआ आ गया। इसको भी थोड़े से 1 से 2 मिनट लगेंगे प्रोविजन होते होते। ठीक है, रिफ्रेश आप करते रहें, और आप इधर फ्लैग भी लगा सकते हैं कि रनिंग कौन से हैं। अगर तो रनिंग कोई भी नहीं है, तो जैसे रनिंग में आएगा तो इधर आने लग जाएगा। ठीक है, अब वो रनिंग में आ रहा है, ये सर्वर रेडी हो चुका है, इनिशियलाइज हो रहा है। इसका 2x2 चेक्स होते हैं, हेल्थ चेक्स अमेजोन ने अपने एंड पर बनाए हुए हैं कि यार ये वाले होंगे तभी मैं आपको कहूंगा कि मेरा सर्वर अब रेडी है आपके लिए। तो ये अपने चेक्स कर रहा है पूरे। ठीक है, अब हमने अभी तक 2 सर्विसेज को आपको थोड़ा सा मैंने बताया है। अब हम उसको थोड़ा सा कंप्लीट भी कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने S3 के अंदर एक वेबसाइट अपलोड की है, और इस वेबसाइट को अपलोड करने के बाद इसके अंदर कोई इस तरह का कंटेंट दिख रहा है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अ, जो मेरी वेबसाइट है इसके अंदर मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करूँ, यानी कि ये वेबसाइट जब खुल रही है इसके अंदर कोई सर्वर नहीं चल रहा, लेकिन ये वेबसाइट सबको दिख रही है क्योंकि स्टैटिक कंटेंट है ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये वेबसाइट अभी हमने बनाई है, फर्ज कीजिए आपकी अपनी वेबसाइट थी और इसके अंदर कोई इस तरह का कंटेंट था। कितना आसान है, देखिए विद इन 2 क्लिक्स मैंने एक वेबसाइट दिखा दी किसी को कि भाई जो भी आपने करना है, आप आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस पोर्टफोलियो, एक सोशल प्रेजेंस आपकी बन गई। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और भी चीजें कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका नाम थोड़ा इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। मेरा नाम, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट की जो डोमेन मैंने खरीदी हुई है उस पर आए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे राउट 53 के अंदर। अब मैंने जो सी वेबसाइट लॉन्च की है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, इसका रीजन देख रहे हैं, US East 1 में है, और इसका नाम है स्टैटिक कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डिफाइन कर दो सिंपल रिकॉर्ड, और इधर मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टैटिक, और वेबसाइट, और वर्जीनिया।
ठीक है जी। हेल्थ चेक्स की कोई जरूरत नहीं है। अभी नाम देख रहे थे आप वेबसाइट का, इतना फ्रेंडली नहीं है, जो कि मैं बना तो लिया है मैंने एंड पॉइंट एक S3 का, लेकिन मैं वैसे चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करना, यानी कि मेरी वेबसाइट के ऊपर सही static.sayyusmanahmad.com पे आए। अच्छा जी, इसके अंदर काफी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, इसमें से हमने एक ए रिकॉर्ड बनाया है। और मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा इस वेबसाइट पे हिट करे, उसके पास एक वेबसाइट आ जाए। ठीक है, तो कितना आसान है देखें आपको। S3 का सिर्फ मैंने एक यूज केस आपको बताया कि आपको अपनी अपने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर और डिफरेंट आपको चीजें अमेजोन दे देता है, जैसे कि जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ इमेजेस आ रही हैं, और इस इमेज को अगर मैं खोलता हूँ न्यू टैब में, तो इसका यूआरएल आ रहा है इमेज अबाउट PNG। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ड्यू टू सम रीजन मैं इमेजेस वगैरह नहीं दिखाना चाहता, इस जब भी इस यूआरएल में इमेज का नाम आए तो वो किसी और जगह चला जाए, तो वो आप ये चीजें भी कर सकते हैं, यानी कि HTXS का अगर किसी को आइडिया है तो इसके अंदर उस तरह की चीजें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैंने ये कहा हुआ है, इसके अंदर दो ऑप्शंस और हैं कि एक तो इंडेक्स और HTML लोड करो जब भी देखो इस वेबसाइट के अंदर, एक पेज है जो कि डिफॉल्ट होता है। और अगर तो कोई एरर आ जाए तो ये एरर पेज भी आप सर्व करवा सकते हैं इन केस ऑफ एनी HTTPS कोड, कि भाई 404 के अगर हो तो ये हो जाए, और अगर 403 हो तो ये हो, ये HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करने लगे हैं, आप एक रीडायरेक्शन रूल बनाना चाह रहे हैं कि यार कोई अगर इमेजेस में नहीं दिखाना चाह रहा लोगों को अपनी वेबसाइट की, तो उसके लिए अलहदा अमेजोन ने चीजें बना के रखी हैं। ये देखो, अमेजोन कहता है कि अगर आपने कोई इस तरह का काम करवाना है कि रीडायरेक्शन वाला, तो आपको उसके लिए भी चीजें मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर तो कोई इमेजेस में जाता है तो उसको लिखा हुआ आ जाए कि फोल्डर की डिलीटेड, ये वाला पेज सर्व करा दो अगर तो कोई जाता है। अब ये चीज कहाँ पे डालनी है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि भाई ये क्या चीज है। अच्छा, अभी हमने S3 के अंदर ये देखा कि हमने एक वेबसाइट डाली थी। अब उस वेबसाइट के अंदर मैं एक और फोल्डर अपलोड करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं एक एरर डॉक्यूमेंट और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई रिसोर्सेज अगर ना मिले, इमेजेस अगर लोड हो, तो उसके ऊपर कोई और सा मैसेज आ जाए। एक मिनट, आपके वो अभी समझ आ जाएगी, अगर समझ नहीं आ रही किसी को तो अभी आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, ये वेबसाइट है हमारी और इसके अंदर ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने दो फाइल बनाई हैं, एक एरर HTML और एक फाइल डिलीटेड HTML। एरर HTML कब लोड होगा, कि जब index.html ना मिले, किसी वजह से index.html में डिलीट कर देता हूँ, तो उसकी जगह पे कौन सा पेज सर्व हो, वो error.html है। और अगर तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपका कोई इमेजेस का फोल्डर, इस तरह का रीडायरेक्शन रूल है कि मैं कोई भी बंदा इमेजेस के फोल्डर में एक्सेस कर रहा है, जिस तरह से ये पिक्चर किसी ने एक्सेस की है, तो उसको एरर आ जाए कि और पेज लोड हो इसकी जगह। ठीक है, अब हमने ये दो फाइल, एक फोल्डर अपलोड किया जिसके अंदर दो फाइल्स हैं। अपलोड, ओहो, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या था, एक्स्ट्रा का फोल्डर जो सा मैं डाला है, इसका मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट यूआरआई कॉपी। और जो सी मैं एक सेटिंग लिख रहा हूँ,
इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि अगर इमेजेस का फोल्डर हो तो इमेजेस का फोल्डर इस वेबसाइट के अंदर नहीं है। जिसने ये वेबसाइट बनाई है उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाया हुआ उसने। उसने कोई और सा पेज वेबसाइट यूज कर रहा है, जैसे कि इमेज IMG के नाम से। तो मैं कहता हूँ कि IMG में जो भी जाए ना, अगर तो URL के अंदर IMG हो तो उसको ये वाला पेज दिखा देना, अगर तो वो ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा के फोल्डर के अंदर एरर HTML बना ली कि अगर तो index.html नहीं मिलती तो ये पेज सर्च करा दो। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक पॉलिसी लगा दी है, अगर तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और इस URL के अंदर अगर इमेज होगा तो उसको कोई ऐसा पेज दिखना चाहिए जो कि मैंने फाइल्स डिलीटेड वाला एक पेज बनाया है। ठीक है, अब मैं उसके अंदर दिखाता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा उस पेज को तो मुझे दिखना चाहिए कि ये वाला पेज, जिस पेज के अंदर हमने ये लिखा हुआ है। फॉर द फाइल विच यू आर लुकिंग फॉर इज डिलीटेड ऑन वेब सर्वर। ठीक है, इस तरह का कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये हमने वो रूल बता दिया कि इमेज वाली कोई भी चीज अगर बंदा सेलेक्ट कर रहा है तो उसको इस तरह उस वाली फाइल पे ले जाना जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि index.html को डिलीट कर देता हूँ और उसकी जगह कौन सा पेज आना चाहिए, एरर वाला। ठीक है, अब एरर वाला भी देख लेते हैं कि एरर वाले में हमने क्या डाल के अपलोड किया है। अच्छा, एरर वाला पेज ही है, दिस इज माई एरर पेज इफ index.html इज नॉट फाउंड। ओके, तो अब मैं अपनी बकेट में वापस से जाता हूँ और मैं index.html को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, अब आपको क्या लगता है, आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव चाहता हूँ मैं सेशन को, आप लोग बोर ना हो तो बताएं कि अब क्या होगा। एरर पेज शो होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो एरर पेज शो होना चाहिए। हमने पहले से सेटिंग करके रखी हुई है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी हमारा कुछ इस तरह का सीन हो कि index.html ना मिले तो ये ना हो कि क्रैश हो जाए गंदा सा एक एरर। कोई आप वेब पेज अच्छा स्टाइलिंग करके भी लिख सकते हैं CSS वगैरह डाल के। तो अभी तो मैं सिर्फ इसमें एक टेक्स्ट डाला हुआ है, तो अब वो पेज आपकी वेबसाइट सही नहीं है आपको पता है, लेकिन आप चाहते हैं आपके कस्टमर्स को इतना बुरा इंप्रेशन ना जाए, आप कोई error.html भी सर्व करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये S3 की लैब हो गई हमारी कि यार इस तरीके से वेबसाइट्स भी चल सकती हैं। ये सिर्फ एक आपको यूज केस बताया S3 का, बाकी आपको और बेशुमार इसके अंदर चीजें हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया लैब। अब हम EC2 को छोड़ के आए थे बीच में, उसको भी जाके देखते हैं कि भाई एक इंस्टेंस बन गया था। इसके आगे की स्टोरी क्या है कि इंस्टेंस जब भी आपका बनता है आपको एक पब्लिक IP मिलती है। इस पब्लिक IP को आप हिट करें, इसको उधर से ऐसे भी ओपन कर सकते हैं आप, और ये HTTPS पे लेके जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम S पे देखें तो इसके अंदर कोई डेटाबेस का मसला है। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट उस बैश स्क्रिप्ट में मसला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी ना, आपको ये एप्लीकेशन है, फर्ज कीजिए इंजन एक्स का कॉन्फ़िगरेशन थी या कोई छोटी सी चीज है जो कि आपने शुरू में करवानी है, तो आप इस तरीके से कोई बैश स्क्रिप्ट दे सकते हैं क्या, मेरी वेबसाइट जैसे ही सर्वर लॉन्च हो उसके अंदर ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सर्वर है जिसके अंदर आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप सर्वर के अंदर खुद से भी जा सकते हैं। यार इसके अंदर मैं देख कैसे जाऊं, ये देखें आपको ब्राउजर के अंदर ही AWS कहेगा इसके अंदर एक्सेस कर लो। यानी कि इतने टूल्स हैं SSH के, मोबाइल टर्म है, जैसे कि और काफी हैं। आपको कितनी इजी कर दिया है क्लाउड ने काम करना, वेब सर्वर्स पे काम करना, कि आप सिर्फ विद इन 1 क्लिक। अब देखेंगे सर्वर है, पूरी एक मशीन है जिसके अंदर रैम लगी हुई है, इसके साथ हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको दिखाना ये था कि आप कितने 2 क्लिक्स में एक सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। पूरी हार्डवेयर मशीन कहीं पूरी दुनिया एक ही जगह पे मशीन किसी रैक में पड़ी हुई है ये,
जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है या एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा EC2 का। अब हम आते हैं आखिरी हमारी सर्विस है जो कि है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन क्या करती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की सर्विस है। आप कुछ चाहते हैं कि यार कि मेरा ना कोड मैं लिख दूं, कोई ऐसी चीजें लिख दूं कि ये चीजें कर दो और ये हो जाए। कैसा लगता है ना सोचने में कि आप कुछ चीजें लिख दें और वो चीजें हो जाए। ये चीजें चीजें रियलिटी में आ चुकी हैं, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। और अब ये काफी हर क्लाउड अपना ये सर्विसेज दे रहा है, यानी कि AWS की क्लाउड फॉर्मेशन है, एज्योर की अपनी है, और इस तरीके से टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स है जिसके अंदर आप प्रोविजनर्स, आप एक, वो कहता है कि एक ही आप क्लाउड की एक लैंग्वेज सीखें HCL और बाकी सारे क्लाउड पे काम कर लें। तो दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर सैम्पल टेम्पलेट मैं यूज करता हूँ, और इसके अंदर अगर तो कुछ Amazon ने बना के भी रखे हैं। ठीक है, एक लैम्प स्टैक आपने बनाना है, रूबी ऑन रेल्स का स्टैक बनाना है, वर्डप्रेस। ठीक है, किसी के माइक से ना साउंड आ रहा है तो काइंडली ऑफ कर। ठीक है, अच्छा जी, तो हम अब आखिरी अपनी सर्विस को देखने लगे हैं कि यार क्लाउड फॉर्मेशन क्या है। ये क्लाउड फॉर्मेशन का आपने बताया सर कि आप बस कुछ चीजें जो चाहते हैं वो लिख दें, और अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद से वो चीजें बना दे। ठीक है, मैं वापस बैक जाके दिखाता हूँ। मुकम्मल कर लेंगे। होस्ट आप ही म्यूट करते हैं ना, आप, मजबूरी है, दिल तो नहीं करता। क्या कह रहे हैं? दिल कब करेगा उसको? आवाज सही नहीं आई। माइक ऑन है सलमान भाई का। किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ। अब आपका दिल करेगा कि मैंने डेली के घर आके 2 से 3 घंटे मैंने तो होस्ट आप ही म्यूट कर दें इनको, कुरान पाक याद करना है ताकि मेरी पिछली मंजिल भी पक्की हो जाए, मैं कुरान पाक जल्दी से मुकम्मल कर लूँ और फिर मैं आगे पढ़ना शुरू कर दूँ, स्कूल में जाना शुरू कर दूँ, स्कूल में पढ़ना शुरू कर दूँ। स्कूल में कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद आगे की पढ़ाई क्या करते हैं? ऐसी काम ना करो, अभी आपके कान नहीं पड़वाए जाते। अच्छा, म्यूट कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब ये देखिए इसके अंदर क्या सीन है कि हम Amazon को सिर्फ ये बता रहे हैं कि यार एक वेब सर्वर लॉन्च कर देना और एक सिक्योरिटी ग्रुप खुद बना देना, और इसके अंदर जो भी सेटिंग्स हैं बीच की वो हमने बता दी है कि यार आपने ये चीजें सिलेक्ट करनी है। इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। इसको हम YAML में लिखते हैं। इंस्टेंस टाइप क्या होनी चाहिए, ये रेजेक्स एक्सप्रेशन है कि क्या किस किस तरीके से इनपुट ले आईपी की जब हम डालें, और डीबी नेम का कितना मुश्किल होना चाहिए, ये आप चीजें खत्म भी कर सकते हैं। क्या मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए डीबी की नाम की। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से और देख लेते हैं कि देखिए ये इसके अंदर इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से बनाया हुआ है कि ये यूजर को उस वक्त एरर्स आए अगर तो वो इस तरह इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये सारी टेक्स्ट फील्ड जो सी होती है ना, ये सारी हमने पहले से बता के रख दी। अब मैं आपको बताता हूँ ये किन किन की बारों में बात कर रहा है, वो हम जब आगे जाएंगे ना तो आपको दिखाता हूँ ये क्या बता रहा है आपको। ठीक है, ये मैपिंग्स हैं। ठीक है, ठीक है,
अच्छा जी, अभी हम क्या करने चल गए हैं, हम इससे ना एक स्टैक बनाने लगे। अब स्टैक क्या होता है? सेट ऑफ सर्विसेज। स्टैक का नाम है, कहता हूँ, वर्डप्रेस स्टैक। और मुझसे पूछ रहा है वर्डप्रेस जो आपका लॉन्च है उसके अंदर जो सी डेटाबेस चल रही है वो क्या हो, उसका पासवर्ड बता दो। मैं कहता हूँ पासवर्ड 01, और इधर भी पासवर्ड 01। अच्छा, अगर तो मैंने वो चीजें उधर से रिमूव ना की होती ना तो इधर इतना इजी पासवर्ड नहीं रखने देता मुझे। वो कहता कि ए होना चाहिए उसके अंदर, बी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो मैंने चीजें बस खत्म की हैं। इस हद तक आप सेट कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से सॉफ्टवेयर भी बन गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से। जैसे आप सेटअप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, कितना इजी है। अच्छा, डीबी यूजर मैं कह दूं वर्डप्रेस सर्वर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं यार इसी वक्त कि यार मुझे सर्वर कौन सा लॉन्च करना है। मैं कहता हूँ T2 माइक्रो होना चाहिए। की नेम कुछ भी, SSH कौन कौन कर सकता है इसे? वाइल्ड कार्ड है इसका मतलब कोई भी इसे SSH कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर स्पेस नहीं आती। चलो, अब मुझे वो पासवर्ड वगैरह क्या थे, पासवर्ड 01 था फिर। अच्छा, उसके अंदर मैं रिसोर्सेज को टैग भी कर सकता हूँ यार, ये रिसोर्सेज जो बने उनका ये टैग हो, उनके साथ एक नाम लगा दो। ठीक है, अब जितनी देर ये बन रहा है आप लोगों को समझ आई है चीज़ों की? आप लोग थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें कि क्या समझ आई है। क्वेश्चन है दो तीन। हाँ बताएं। अच्छा, ये जो आपने फाइल्स होस्ट की थी S3 पे, हाँ जी। तो जब हम अब एक्चुअल साइट अपनी लॉन्च करेंगे, कुछ ट्रैफिक भी आएगी, तो उसमें क्या प्राइस की हमें करेंगे अमेजोन वाले? इसके अंदर ना इसका एक अपना कैलकुलेटर होता है, ठीक है, AWS कैलकुलेटर। इसके अंदर आपको जितनी भी इनबाउंड आउटबाउंड हो रही है ना आपकी ट्रैफिक, उसको देखते हुए आपको कुछ ना पैसे चार्ज करेगा अमेजोन। जो स्टार्ट में हमने बताया कि 750 MB हमें देता है, ये वन टाइम है या मंथली होंगे? ये मेरे ख्याल से मंथली है। ओके। मंथली है, अभी आपको बता देता हूँ। ये इसका आपको मिल जाएगा फ्री टायर के अंदर, बहुत चीजें मिलती हैं। आपको बता देगा कि मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ। सॉरी, कंप्यूट के हिसाब से 750 आवर्स पर मंथ। ओके। लैम्डा के मिनट्स हैं 1 मिलियन, नहीं रिक्वेस्ट हैं। लाइट सेल के आवर्स हैं। लाइट सेल इसकी एक अपनी सर्विस है। लोड बैलेंसर के लिए ये लोड बैलेंसर इसका एक अपना, अगर आपने डिफरेंट सर्वर्स हैं उनके ऊपर आपने लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं। इसी तरह इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, अगर तो आपको डॉकर इमेजेस डॉकर कंटेनर्स के ऊपर ग्रिप है तो इसकी एक इलास्टिक ECR कहते हैं, उसके ऊपर आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह डॉकर की अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तो जी। डॉकर अगर किसी को आता है तो उसको पता होगा कि यार रजिस्ट्री क्या होती है, डॉकर हब क्या है। तो उस तरह से इनका एक अपनी रजिस्ट्री है, वो कह रहा है उसके ऊपर भी आप इमेजेस होस्ट कर सकते हैं, और वो ज्यादा सिक्योर है जो कि अमेजोन के अंदर ही है। ठीक है जी। तो अभी हम च- क्या कर रहे थे, हमने एक स्टैक बना रहे। अच्छा हाँ, आपका सवाल और कोई था? जी, जैसे ये स्टैटिक फाइल के लिए S3 है, तो डायनामिक एप्लीकेशन के लिए हम EC2 यूज करेंगे करेंगे, ऐसे ही है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। ठीक है जी, अभी हमारा स्टैक कंप्लीट हो गया है और इसने हमें कुछ आउटपुट दिए उन्हें। ये हमें इसने एक लिंक दे दिया। अगर किसी को टेराफॉर्म का पता हो तो टेराफॉर्म में भी यही होता है कि एक आउटपुट आप बना सकते हैं यार, ये एंड में क्या दे, एंड रिजल्ट क्या है ये। उसने हमें
जिस तरह मैंने EC2 पे एक स्क्रिप्ट भेजी थी, तो इसके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्क्रिप्ट थी, समझ लें एक विजार्ड था, एक सेटअप था, जो कि हमने बस आसान सी चीजें हमने उसके अंदर डाल दी थी कि ये चीजें होनी चाहिए, और वो उसने चीजें कर दी। वो कह रहा है अपने वेबसाइट कौन सी बनानी है, वो क्या है, मैं किसी स्टूडेंट का नाम पकड़ लेता हूँ ऐसे ही, जैसे हाशिम एंड्रॉयड अभी एंटर होने लगे, इनको एडमिट कर देते हैं। तो किसी का ब्लॉग है सर, मैं कहता हूँ हाशिम ब्लॉग है ये, और इसका यूजर नेम जो मैंने बनाया था वो लिखूंगा मैं, और फिर मैं पासवर्ड डालूंगा, फिर मैं ईमेल डालूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये हाशिम या वर्डप्रेस था शायद। अच्छा जी, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें @ ये तो खैर एक को पता होगा वर्डप्रेस का, लेकिन बस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कितना इजी है। विद इन 1-2 क्लिक्स पे हम टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। अच्छा, अगर हमने कोई Node.js एप्लीकेशन डिप्लॉय करवानी है, उसकी भी कोई अपनी स्क्रिप्ट होगी? हाँ जी बिल्कुल, आप अपनी खुद भी बना सकते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी आराम से आपको। बस ये इसके अंदर ना काफी चीजें आपको मैंने अभी कुछ ऊपर ऊपर से बताया है, बस ये बस आपको सिर्फ ये था इंटरेस्ट दिलाने के लिए, जो कि काफी ऑडियंस ऐसी भी है जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि यार क्लाउड क्या है, और अब किस तरीके से सॉफ्टवेयर हाउसेस किस तरीके से आपसे इंटरव्यूज करते हैं। अब मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही हुआ है, कभी मेरा ये नहीं हुआ मसला कि यार आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वो। तो उसका बेनिफिट ये है, अच्छा मैं अपना इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में नहीं दिया था। मैं कॉमसेट से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, और मैंने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हूँ मैं, और AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ 4 साल से, यानी कि 2 साल से मैं फुल टाइम एज, पहले मैं असिस्ट कर रहा था, और 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और काम मैं कर रहा हूँ 4 सालों से। ठीक है, ऑफिसेज में। यानी कि अब मैं ये चाहता हूँ कि यार हम पाकिस्तानी, आपको पता हो जैसे कि हमारा ये शुरू करने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान या फ्रीलांसिंग में नंबर 3 पे आता है वर्ल्ड वाइड। तो काम ही जब हम बांग्लादेश, इंडियंस और पाकिस्तानी करके दे रहे हैं, तो स्किल्स हमारे पास ज्यादा हैं, तो हम सीखते उनसे हैं, सर्व भी उन्हें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कुछ सिखाने वाला नहीं है। एक तो करियर काउंसलिंग को बहुत मजाक ही बन गया, कोई बताता ही नहीं है। अभी तक यूनिवर्सिटीज में C लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जबकि C कोई पूछता नहीं है, इंटरव्यू में नहीं पूछता आपसे। आपसे पूछते हैं पाइथन आती है आपको, Node.js आती है आपको, ये फ्रेमवर्क आता है आपको, काउच पाउच आता है करना। तो खैर वो चीजें जो एडवांस हैं वो सीखें। ये हमारा मेन मकसद ही है पाकिस्तान में खोलने का। हमें 4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है स्टूडेंट्स का भी। स्टूडेंट्स को काफी अच्छे टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं, वेबसाइट को आप विजिट करें जिनको एल्विस टेक के बारे में नहीं पता। ये है कि जो मेरे सीनियर हैं, जो जो CEO हैं एल्विस टेक के, आप समझ लें वो टेम्पल्स में होते हैं, उस्मान नाम है उनका, और मैनेजर लेवल पे हैं वो उधर। तो हमने शुरू बस हमने यही किया था यार, पाकिस्तानी लोगों को हमने ना एक तो बेटर प्लेटफॉर्म देना है, और ये चीजें बतानी है कि अब क्या मार्केट में चल रहा है, और क्या कैसे कैसे इंटरव्यूज हो रहे हैं। हम हमारी बिल्कुल यही कोशिश होगी कि आपको असाइनमेंट्स भी इस तरीके से अलॉट करें, और आपकी ग्रेडिंग भी करें, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, और आपको एंड में प्राइज भी मिलता है कि यार ये स्टूडेंट ब्राइट रहा है पूरे बैच में, और उसको हम आगे भी उसकी CV फॉरवर्ड करें आज इस तरीके से। तो बाकी किसी जो बाकी सारे जो बैठे हैं, आप बोलें, आप सेशन अभी तक खत्म हो चुका है। ठीक है, सेशन बस यही था कि आपको बस नो हाउ पता लग सके यार क्लाउड है क्या चीज है, कैसे इस पे सर्विसेज हैं, कैसे यूज करना है उनको, क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये तो सिर्फ 3 है, अभी इसके अलावा बेइंतहा हमने पढ़नी है, हमने 35 सर्विसेज पढ़नी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई हमारी कोड बेस है, गिटहब पे कोई कोड पड़ा हुआ है, जी जी। तो वहां पे हम कोई अपना पुश कमिट करते हैं, तो हाँ जी। कैसे अमेज़न के साथ कनेक्ट होता है कि वो हमें पता चल जाए? जैसे आपने बताया था कि हम रिडक्ट करवा रहे हैं एरर्स के पेज पे, तो हाँ कैसे जी। पता चलेगा कि अभी हम डिप्लॉय करवा रहे हैं साइट, तो उस दौरान एक पेज शो हो जाए कि जिसमें आ रहा है कि अभी साइट पे काम हो रहा है? अच्छा, आप अगर कर रहे हैं, इसके अंदर ना डिप्लॉयमेंट टाइप्स होती हैं। एक ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट है कि यार सर सब सर्वर्स में
एक एक करके हो। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होती है, एक होती है रोलिंग आउट। अच्छा मैं इसको ना बता दूं, आपका सवाल बड़ा, जिनको नहीं पता है भाई का सवाल है कि जब हम कोई कोड चेंज करते हैं तो उस दौरान ना हम चाहते हैं कि यार ये ना इस पे वेबसाइट पे काम हो रहा है और ये चीज, तो उस दौरान हम ना कुछ कर देते हैं। वेब आपने बैंकिंग एप्स देखी होंगी यार, वी आर अंडर मेंटेनेंस, या हम अभी काम चल रहा है, तो अभी हमारी सर्विसेज डाउन है, इस तरीके का अगर आप थोड़ी देर के लिए चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट पे स्टैटिक, उसे कहते हैं स्टैटिक पेज आप बना देते हैं, जिधर थोड़ी देर के लिए ना ये पेज पे लिखा आ रहा होता है कि यार हम अभी सर्विसेज नहीं दे रहे, अभी हम मेंटेनेंस चल रहे हैं सर्वर्स की, ठीक है। तो अगर तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, ये पुराना तरीका है कि आप रोक के रखें अपने आप, लेकिन अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं, जीरो डाउन टाइम कहते हैं ऐसी चीज को, अगर आपका डाउन टाइम नहीं चाहते तो उसके लिए हम बनाते हैं पाइपलाइंस, और उस पाइपलाइंस के अंदर हम बता देते हैं कि यार ये सर्वर्स जो हैं किस तरीके से इन पे एप्लीकेशन चढ़ानी है, यानी कि किस तरीके से इनको अपडेट करना है। मैं चाहता हूँ कि यार फर्ज कर रहे हैं मेरे 4 सर्वर्स हैं, उनमें से मैं 2 पे अपडेट कर दूंगा और 2 को कंटेंट सर्व होता रहेगा। फर्ज करें फेसबुक का कलर पर्पल कर देता हूँ मैं, थीम, तो 2 सर्वर जो हैं वो ब्लू सर्व करते रहेंगे और 2 जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और वो उस वक्त अपने आप को पर्पल बना लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पर्पल पे रीडायरेक्ट कर दूंगा और पर्पल वाले जब लोगों को सर्व कर रहे होंगे उस दौरान मैं ब्लू वालों को कर दूंगा कि भाई इसको पर्पल थीम कर दो इन पे भी। मैं समझ रहा हूँ कि शायद समझना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन इस तरीके से हम बाय पार्ट्स या डिप्लॉयमेंट टाइप्स होती हैं कि आप किस तरीके, और इसको कहते क्या हैं, इस पूरे सिनेरियो को, इसके टूल्स का सेट है, मैं दिखा देता हूँ। इस पूरे टूल्स सेट को हम कहते हैं डेवलपर टूल्स, ठीक है। अगर आप इधर लिखेंगे डेवलपर टूल्स, तो ये सारे जो से हैं, कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ये डेवलपर टूल्स के अंडर आते हैं। कोई भी खोलूंगा ना मैं डेवलपर टूल्स में जाऊंगा इन चारों सर्विसेज में। अब कोड कमिट क्या है कि आप इंटीग्रेट कर दें उसके साथ, अपने गिटहब के साथ, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है सब? ये पूरी एक अमेज़न ने सीरीज टाइप सॉर्ट आउट करके रखी हुई है कि पहले आपका कोड आए, वो फिर बिल्ड हो, फिर वो डिप्लॉय कहाँ पे हो, फिर उसकी पाइपलाइन हो, इसके अंदर हम फाइल्स बनाते हैं, बिल्ड स्पेक, ऐप स्पेक, ये पूरी इसके अंदर पूरी पाइपलाइन बनती है। अगर किसी को गिट लैब का पता हो, गिट लैब के अंदर भी हम CI/CD पाइपलाइन लिखते हैं, जेनकिंस के अंदर हम जेनकिंस फाइल्स लिखते हैं, इसके अंदर हम पूरी पाइपलाइन बना सकते हैं, हम CI/CD पाइपलाइन, क्या किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो, ठीक है। तो भाई का सवाल ऐसा है कि वो बस ये पूछ रहे थे कि हम डाउन टाइम किस तरह से कम रखें और क्या इसके अंदर गिट के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसके साथ भाई साहब ये है, आप इस तरीके से इसके अंदर एक होती है ऑप्शन कि आप गिट के साथ इंटीग्रेट करा लें। तो और किसी का कोई सवाल? नहीं, बेसिकली जैसे हमने कोई वेब सर्वर डिप्लॉय करवाना है तो उसको S3 पे करवाएंगे या EC2 पे करवाएंगे? बेसिकली वो तो फाइल्स ही होती हैं, तो S3 पे करवा लें। देखें, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई इस तरह का है कि यार वो डायनामिक है, तो आप उसको नहीं करवा सकते हैं। हाँ वैसे फ्रंट एंड आप करवा सकते हैं, मैंने किया भी है इस पे, आप फ्रंट एंड डिप्लॉय करवा सकते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड जब हम कोई रिएक्ट की बात करें तो जब हम बिल्ड करते हैं तो हम उसकी समझ आती है कि हम उसको S3 पे डिप्लॉय करवा सकते हाँ जी। हैं, लेकिन बिल्ड से पहले जैसे हमारा कोड पड़ा हो तो उसको फिर कहाँ पे करवाएंगे? क्योंकि हमने बिल्ड करवाना है अमेजोन के थ्रू ही, उसका क्या प्रोसीजर होगा? आपने बिल्ड करवाना है अमेज़न के थ्रू? जी। हाँ तो वही तो आपको बता रहा हूँ, ये वही टूल्स हैं, ये बिल्ड प्रोजेक्ट। और जिस तरह यार आपको अगर रनर्स का पता हो, अगर किसी ने गिट लैब पे काम किया है तो उसको ये भी इजी लगेगा। उसके अंदर क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं हमारे, रनर्स होते हैं, जिस तरह उसके अंदर आपको एक वो इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आपका कोड बिल्ड होता है कि यार बिल्ड के स्टेप्स क्या हैं, वो बिल्ड पाइपलाइन कहलाती है। तो फिर उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, उससे एक रिजल्ट बनता है, उससे एक कंपाइल हुई फाइल बनती है, उसको हम अपलोड कर सकते हैं कहीं,
नेक्सस रिपोजिटरी में रख सकते हैं, जो कि आपकी अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी, या आप किसी पब्लिक रिपोजिटरी में रख सकते हैं। एज्योर में भी आपके पास ये फीचर होता है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री होती है, तो वो भी बिल्ड करता है। बिल्ड आपका, आपने किसी चीज के थ्रू करवाना है। अगर आपका जावा का कोड है, उसके अंदर डिपेंडेंसीज है, मेवन आप यूज करेंगे, तो आपका पता नहीं इस पे, हाँ एनपीएम की भी होती है बिल्ड की, पैकेजिंग की अपनी कमांड है। तो आप वो जो कमांड है वो उसके लिए सर्वर कंप्यूट पावर चाहिए, वो S3 काम नहीं कर सकता बिल्ड का। आपका बस फ्रंट एंड का काम है ना जो सा, जो कि स्टैटिक है, बस वो आप उससे करवा सकते हैं। कंप्यूट एक्सटेंसिव काम के लिए आपको सर्वर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई सवाल, कोई सेशन कैसा लगा, फीडबैक दे दें, ताकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। और आप बताएं कि किसी का कोई भी, किसी किस्म का भी कोई भी सिली से सिली क्वेश्चन भी हो आपको, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सर, सेशन अच्छा था। तो इंशाल्लाह होपफुल है स्टार्ट करने के लिए। कुछ चीज़ें समझ आई हैं वेब के हवाले से, जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किए, चीज़ें की हैं, लेकिन बेसिकली क्लाउड पे हम न्यू है, तो उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं ना कि एक प्रॉपर हाँ, ये मेंटरशिप असल में, रेगुलर ये देंगे बिल्कुल, तो मैं एक सॉरी अंदाजा होगा। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये ऐसा है कि ये चीज जो सिर्फ S3 है ना, इस पे हमने 3 जी लेक्चर रखे हैं डेडिकेटेड। हाँ भाई, लोड बैलेंसर पे पूरे 4 लेक्चर, इसी तरह क्लाउड फॉर्मेशन है, इस पे भी भाई 3 लेक्चर लगने हैं। ये मैं जानता हूँ कि एक दिन में आप नहीं सीख सकते इतना सारा कुछ, क्योंकि हर एक सर्विस के अंदर बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या आपने इस तरीके से करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बेफिक्र हो जाए। ये 3 साढ़े 3 महीने तक चलना है कोर्स, तो बहुत कम है उसकी फीस भी उस लिहाज से अगर आप देखें तो। और बहुत, मैं कहता हूँ किसी से भी पूछ लें, अभी भी आपको सर्च करें लिंक्डइन पे, इंडीड वगैरह पे जॉब पोस्ट, आपको AWS मांगेंगे ही मांगेंगे, और आपको इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। ये तो अब लिख दें आपके, क्लाउड इतना अब आम हो चुका है कि पूछे ही ना, और कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। चलें, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कंसिडर करें, हमसे नहीं कहीं से भी आप, लेकिन क्लाउड को सीखें ज़रूर। और इसको मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में हम बेस्ट, क्योंकि हमारा जरिया हम जो है इतना, इंडिया हमसे इतना आगे है टेक्नोलॉजी से, इतने बिलियन पैसे कमा रहा है, और हम खुद अपने लिए नहीं सर्विसेज, हमारे इतना इंडस्ट्रियल एरिया इतना ग्रूम नहीं है, हम वो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो स्टार्टअप्स को मैं मोटिवेट करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि यार हम पाकिस्तान में इस तरह आम करते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज तो इसमें नाकाम रही हैं। ना कोई इंडस्ट्रियल टूर्स हो रहे हैं इतने, ना स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती हैं, और बड़ा बुरा सीन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार आप सबको एक्सपोजर मिल जाए कम से कम, कि यार ये वे है, ये डायरेक्शन है, हम इसको परस्यू करें, हमने आगे इससे जाना है। तो स्टूडेंट्स को तो मैंने कई देखे कि वो फेड अप होकर निकल जाते हैं। अब कोई बिग डाटा में अगर चला जाता है, उसको पता ही नहीं है यार, वो सर्वर खुद से बना रहा है, फिर उसको उसको पता ही नहीं यार, मैं क्लाउड पे 2 मिनट में जो शुरू का काम है, हेडेक है, वो मेरा हो सकता है मैं उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, मुझे एक एनवायरनमेंट मिल जाए। तो वो चीजें आपको जब पता ही नहीं है यार, क्लाउड एक चीज इस तरह की है पॉसिबल, जहाँ पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको, आप कहते हैं मेरे पास मॉडर्न ही नहीं है, मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, या मैंने CCNA की प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपको इधर 254 सर्विसेज हैं, आपके पास हर चीज का हल है, हर चीज का सोल्यूशन है। जब आप इधर पहुंचेंगे, आपका और माइंड खुलेगा कि हाँ यार, ये चीज मैं इस तरह यूज कर सकता हूँ, ये चीज इधर ऐसे मौजूद है, दुनिया ऐसे चल रही है। वो आपको बताते ही नहीं है कि यार ये क्लाउड है क्या चीज। क्लाउड से लोग ऐसे डरते हैं यार, बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। अच्छा तैयब भाई, आपने बात की थी एक YAML फाइल्स की, ये क्या होता है? येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। इसका बस ये है कि आपको देखें, जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग के बाद ना हम चाहते हैं कि यार इसको कोई और पढ़ सके। मशीन नहीं जानती कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, इसका एक इंटरनल प्रोसेस होता है, हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन जो डेवलपमेंट साइट है उनको पता होगा कि यार क्या होता है इसका। हम ना समझ लें
उन लोगों के लिए कंप्यूटर जानता है सिर्फ की वैल्यू पेयर्स, बल्कि बिट्स को जानता है 0 1 0। तो उसको हमने एक तरह से सेटिंग बता देते हैं कि यार ये चीज है, जब तुम रन टाइम पे पार्स करोगे तो इसको इस तरह से ले लेना इन वेरिएबल्स को और अपने अंदर एडजस्ट कर लेना। तो YAML एक तरह से वो वे है जो हम लोगों के लिए, जो कि डेवऑप्स इस तरह के हैं, डेवऑप्स की साइड से, आईटी की साइड से, उनको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कि यार आपने अपने, अगर Kubernetes का क्लस्टर है उसको कुछ सेटिंग चाहिए कि यार ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ट्रू होनी चाहिए। आपको इंटरनल एप्लीकेशन की जो सी इम्प्लीमेंटेशन है आपसे एब्स्ट्रैक्ट है, आपको नहीं पता कि अंदर कैसे कोड की लॉजिक लिखी हुई है, गो में लिखी हुई है, ऑब्वियसली कोई कोडिंग लैंग्वेज है उसके पीछे कोई प्रोसेस है जो उसको पार्स कर रहा है। लेकिन आपके आसान बनाने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं कि आप YAML सीख लें, आप बस उसके अंदर बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए। यानी कि कोई एक चीज जो आप चाहते हैं, की और वैल्यू, इसे कहते हैं की वैल्यू पेयर्स की सूरत में आप बस अपनी चीज बता देते हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो उसका काम है सर्वर का, जो भी आपकी सर्विस है उसको कैसे पार्स करती है। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, हमारे लिए आसान ये बताया। हाँ बताएं बताएं, पूछें। जी मैं पूछने लगा था कोर्स की फी क्या है? यार कोर्स की फी हमारी, अच्छा मैं ये तो बताया नहीं मैं आपको, ये वेबसाइट है हमारी अवेलेबल, ठीक है। इस पे भी आप विजिट करें, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर काफी फ्री कोर्सेज हैं। वाइब का फ्री कोर्स है, लिनक्स का फ्री कोर्स है, YAML का फ्री कोर्स है। तो हम तो यही चाहते हैं यार पाकिस्तान में काफी लोगों को ना काफी फ्री एजुकेशन पे भी हम बिलीव करते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर्सेज पे एफर्ट बहुत लगनी है हमारी, ऑब्वियसली 3.5 महीने का कोर्स है तो कुछ भी नहीं है। और ये 40,000 इसकी एक्चुअल फीस है, लेकिन अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 38,000 या 36, ये उजैर है हमारा जो कि डील करता है, वो आपको बेटर गाइड भी कर देगा। और आपको व्हाट्सएप एक ग्रुप है हमारा जिसके अंदर मैं एक मिनट शेयर करने की कोशिश करता हूँ उसको, कम्युनिटी है उसके अंदर आप 24/7 क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपने अभी आप इस वेबिनार में कैसे आए, आपने अगर लिंक्डइन के इवेंट से आए हैं तो उसमें भी इंफॉर्मेशन हमारी लिखी हुई है। व्हाट्सएप से आया हूँ। अच्छा व्हाट्सएप से आए तो मैं उसमें आपको बस जो लिंक्डइन से आए हैं उनको बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप से आए हैं उनको बताता चलूँ हमारा लिंक्डइन पे है ग्रुप, है पेज। तो इसकी फीस बस मैं तो कहता हूँ बहुत फिजिबल है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। 40,000 रुपए में यार आपको कोर्स कोई 1-on-1 ट्रेनिंग दे रहा है आपके साथ, उसी वक्त इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। ये नहीं है रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस में आपको वो चीज नहीं मिलती। मैंने काफी ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, लेकिन वो चीज नहीं आती जब आपको कोई गाइड करता है यार क्या मार्केट में क्या चल रहा है, आपने किस तरीके से चलाना है। तो ये बड़ी एक बेनिफिट है आपको इसमें। और 4 साल हो गए हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को क्या मसले आते हैं, हमने इसको स्लाइड्स बनाई हुई है इसकी पूरी, हमने इसकी लैब्स बनाई हुई हैं, हमने इसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है कि हम और सर लेक्चर्स की टाइमिंग क्या होगी और किस किस दिन लेक्चर होंगे? यार लेक्चर की टाइमिंग हमारी है सैटरडे संडे, और टाइमिंग होगी सिर्फ 2 घंटे की, 2 से 4। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। डेवऑप्स के रोड मैप को लेके चलते हैं। अब मैं हूँ सिस्टम और नेटवर्क साइड पे तकरीबन 5 साल से। एक जी जी। सर्वर को करता हूँ कुबरनेटीज डॉकर्स को, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, स्क्रिप्टिंग का पाइथन, वो किस लेवल तक इन्वॉल्व होता है? यार पाइथन का आपको मैं बताऊं, पाइथन का एक बंदा आपको 50,000 का भी मिल जाएगा, और पाइथन का एक बंदा आपको 10 लाख का भी मिल जाएगा। ठीक है तो वो पाइथन ही, लेकिन अब पाइथन के अंदर काफी चीजें हैं, हमें कितनी सीखनी चाहिए था डेवऑप्स इंजीनियर, उसका मैं आपको बता देता हूँ। काफी लोग इससे डरते हैं यार कि यार मुझे पाइथन नहीं आती है ये वो। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, आपको टाइप कन्वर्जन, इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। और हाँ, इतना ज्यादा नहीं डेवऑप्स में इसका, आपको लूप आना चाहिए सबसे।
कि यार यूज केस क्या है आपकी कंपनी में। फर्ज कीजिए आपका है कि यार इतने दिनों बाद जब स्टोरेज फुल हो जाए तो इतनी चीजें डिलीट कर देना। ये फर्ज कीजिए डेटाबेसेस के बैकअप्स हैं, तो उसके लिए आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी स्क्रिप्ट आप लिख लेंगे, आपको नहीं भी आती, आपको इतना बेइंतहा मिल जाएंगे कोड, और स्टैक ओवरफ्लो भरा पड़ा है। आप अकेले नहीं है अगर आपको कोडिंग नहीं आती। कोडिंग प्रैक्टिस का नाम है और प्रैक्टिस से ही आती है। आप अगर आप मेसी को देख रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए, तो आप उसके सारे मैचेस देख लें, या फिर आप खुद ही ग्राउंड में जाएं जिस दिन और फुटबॉल खुद चला के देखें 1 घंटा। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने पूरे जिंदगी मेसी के मैचेस देखे हैं, वो 1 घंटा जिसने ग्राउंड में खेला है ना, वो उससे आगे। तो कोडिंग भी इसी तरीके से है कि जिस बंदे का प्रैक्टिस करता है, जिसका वो डर खत्म हो जाता है कि यार ये चीज ऐसे है, तो वो ही आगे कामयाब है। जब तक प्रोग्रामिंग को शुरू नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक है भी कोर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी वो डाउनलोड किया था और किया भी है मैंने, लेकिन वो मेरी डोमेन नहीं है। लेकिन मुझे मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो भाई का सवाल है कि इसको शुरू कैसे किया जाए, तो ये देखें, एक डाउनलोड में इधर एक कोर्स होगा 100, हाँ 100 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग। ये है उसका, चाइनीज लड़की है। ये कोर्स आप 100 डेज के अंदर आपको फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट आपको सिखा दे। ठीक है, 100 डेज का आपने अपने साथ चैलेंज बनाना है, तो आपको पता लग जाएगा कि यार क्या क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में। और कोई इसका ये नहीं है कि मैं ये कर लिया तो मैं फुल 100% हो गया। आपने करते रहना है प्रोग्रामिंग। इसलिए दिखाते इसलिए हैं, सारे प्रोग्रामर से आप पूछ लें कि यार प्रैक्टिस का नाम है, सीखते रहते हैं एंड तक आप। अच्छा जी, चलें आज का सेशन खत्म करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल भी हो जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।